जो ये किताब है ये इसी कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। ये किताब जो है भगवद गीता द स्टोरी वे, कहानियों के जरिए से मैंने बताया है कि किस तरीके से जो चैलेंज एक स्टूडेंट के पास हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, वही सब चैलेंज अर्जुन के सामने थे। वो हम अपने जो गलत काम कर रहे होते हैं ना, मोबाइल का एडिक्शन या जंक फूड खाना या सारे दिन बिंज वॉचिंग करना या काउच पे लेटे रहना और चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स करते रहना, अपने आप को कहीं ना कहीं हम गलत काम कर रहे हैं, हमें पता है, उसको जस्टिफाई करने के लिए लाइफ इज वेरी बोरिंग, लाइफ इज वेरी टफ एंड वी इंडल्ज इन ऑल दी शिट जो आया है वेदास एंड उपनिषद, इनके अंदर इतनी डीप थिंकिंग इन्वॉल्व है और ये सारी की सारी बुक्स एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से लिखी गई हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा पटेल एंड हम हमारे हमेशा वीडियो में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे फील्ड के हैं, लाइक सीए हो गया, सीएस हो गया, उनके एक्सपीरियंसेस से हम सीखते हैं। बट आज का वीडियो इज़ गोइंग टू बी क्वाइट स्पेशल बिकॉज आज हमारे साथ ऐसे पर्सनैलिटी है जिन्हें ओवर 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज ए स्टूडेंट मेंटोर और जिन्होंने 100 से भी ज़्यादा बच्चों का इंटरव्यू लिया हुआ है जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक किए हुए हैं। सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर अविनाश अग्रवाल। ही इज़ ऑल्सो एन ऑथर जिन्होंने बहुत सारे फेमस बुक्स लिखे हैं लाइक हाउ टू रेज अ टॉपर एंड भगवद गीता एटसेट्रा। सो लेट्स वेलकम हिम। थैंक यू नेहा, थैंक यू। हाउ आर यू? यस सर, आई एम डूइंग ग्रेट। हाउ अबाउट यू? I'm also doing great. Very excited to be on your channel. Thank you so much sir. First of all तो I am very excited to have you and I am very much sure कि हमारे क्राउड को बहुत कुछ सीखने मिलेगा आज, बिकॉज आप सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं बट स्पिरिचुअली भी बहुत नॉलेजेबल हो, जो कि आजकल के जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो आई एम गोइंग टू आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस about how to be a topper, about spiritual and yes. Fair enough. I'm ready. We are good to go. ओके, सो लाइक यू नो सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही रहेगा कि काफ़ी सारे बच्चे आफ्टर 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर लेते हैं एंड दे जंप डायरेक्टली इनटू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लाइक ऐसा बोलते हैं ना कि आप सीधा पानी में कूद जाते हो विदाउट लर्निंग स्विमिंग, तो फिर दैट बिकम्स हार्ड फॉर देम टू सर्वाइव। तो आप क्या हमें बता सकते हो व्हाट शैल बी द स्टूडेंट माइंडसेट हु आर अप्रोचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने ब्रीफ बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन ए स्मॉल टाउन मोदीनगर विच इज़ इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट। So when I was in class 11th, I used to play basketball, and when I came in class 12th, I was playing basketball for India. But in class 12th, we had to take a conscious choice that whether should I spend more time playing basketball or should I concentrate more in studies. Because at that point of time, that was in 1980s, बहुत ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होते थे, तो फैमिली एंड मी टुगेदर वी डिसाइडेड दैट वील स्टॉप प्लेइंग बास्केटबॉल बिकॉज प्लेइंग बास्केटबॉल required a lot of traveling also, and I said that okay, I will also concentrate on preparing for my engineering entrance examination. So I was a part of that decision. I would not say कि वो मेरे पर थोपा गया था, but वो ही सही लगा। पर जब मैंने बास्केटबॉल खेलना बंद किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे स्टडी आवर्स कम हो गए, मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, मेरी एफिशिएंसी कम हो गई और मैं बहुत ही एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में चला गया। एंड फ्रॉम देयर ऑन एवरीथिंग वेंट रॉन्ग and I could not get admission in the college where I wanted to. And then I finally did BTech and I did MBA, and luckily I started my own education business. By virtue of being in education business, मैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ट्रेवल कर रहा था, और जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ट्रेवल कर रहा था तो मैं हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स के साथ मिल रहा था जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि उनका पोटेंशियल, वो जो पोटेंशियल है वो बाहर निकल के नहीं आ रहा था। तो तब से हरदम मेरे दिमाग में ये सवाल जरूर आता था कि ऐसा क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स तो आसानी से टॉप कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट जी जान लगाने के बाद भी टॉप करना तो छोड़िए, एग्जाम को क्लियर भी नहीं कर पाते। कुछ तो ऐसा है जो टॉपर्स को पता है, या कुछ तो ऐसा है जो टॉपर्स कर रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स नहीं कर रहे। तब मैंने ये सोचा कि इस कुछ को जानने के लिए मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू करने शुरू किए, और उस दौरान अगले लगभग 5 साल तक मैं 100 से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टॉपर्स से बहुत गहराई में मैंने बात की। मैंने यह जानने की कोशिश की वो कैसे तैयारी करते हैं, कैसे नोट्स बनाते हैं, कोचिंग लेते हैं नहीं लेते, स्कूल और कोचिंग में कैसे बैलेंस करते हैं, पेरेंट्स का क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है, दोस्त कैसे करते हैं, दोस्त कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में उनकी देखी। और जब मैंने डिटेल में 5 साल के बाद निकला तो मुझे निकल के आया कि 3 ऐसे फैक्टर हैं, द बेसिक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन टॉपर एंड एवरेज स्टूडेंट्स came in 3 different areas. One was mindset, another was habit,
and the third one was study technique. So if you have got a winner mindset, everything looks easy and interesting to you. If you are able to develop good studying habits right from the beginning, becoming focused, organized and disciplined automatically becomes a way of life. And if you are able to adopt right study techniques and right exam strategy, सही रास्ते पे अगर आप चलते हैं तो सब कुछ आसान होता चला जाता है। तो ये तीन जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं टॉपर्स को या किसी भी स्टूडेंट को जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो ये तीन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। जो आपने पूछा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को किस अप्रोच से करना चाहिए, किस माइंडसेट से अप्रोच करना चाहिए, तो एक और मैंने देखा कि बहुत स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक that competitive examinations are difficult. Contrary to that, I strongly feel that competitive examinations are not difficult. They are just different, and what they require is a different perspective, a different mindset, and that is why it's a different individual who cracks these competitive examinations. वो difficult नहीं है, वो बस थोड़ा सा अलग है। हार्ड वर्क जरूरी है, पर सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि और रगड़ो और घिसो और मेहनत करो, 12 घंटे 14 घंटे। कॉन्ट्रैरी टू दिस, बहुत सारे टॉपर्स जिनसे मैं मिला वो 4-5 घंटे से ज़्यादा पढ़ ही नहीं रहे थे। तो सिर्फ हार्ड वर्क ही ज़रूरी नहीं है, हार्ड वर्क को सही डायरेक्शन में करना भी ज़रूरी है। इनफैक्ट ये सारी जो मेरी स्टडी थी, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपर्स को स्टडी किया, ये मैंने अपनी बहुत सारी किताबों में इसके बारे में डिटेल में लिखा है। जैसे मेरा एक बुक है टॉपर स्टडी हैक। ये बुक सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स के उन्हीं चीज़ों को बारीकी से बताती है जो टॉपर्स को एवरेज स्टूडेंट से अलग बनाते हैं। सबसे पहले तो आपने बोला कि माइंडसेट टॉपर्स का अलग होता है। सो आपने काफ़ी सारे बच्चों का इंटरव्यू भी लिया हुआ है, आपको 15 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है स्टूडेंट मेंटोर में। तो क्या बता सकते हो टॉपर्स का माइंडसेट एक्चुअल में होता कैसे और वो कैसे अलग होता है एक एवरेज स्टूडेंट से? देखिए, टॉपर के माइंडसेट की अगर आप बात करेंगे, उनके सोचने का तरीका ही बिल्कुल अलग होता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक बार मैं कोटा में गया था, तकरीबन 5 साल पहले की बात है। वहाँ के एक बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं वो मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो लंच आज हम हॉस्टल में जाके करते हैं। उनका एक हॉस्टल है जिसमें तकरीबन 5-6 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, फिजिक्स के टीचर हैं। तो हम उनके हॉस्टल में गए, तो लंच तैयार होने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा हॉस्टल का टूर लेते हैं, चलिए हॉस्टल का टूर लेते हैं। तो हम हॉस्टल में के टूर पे गए, मैं उनके साथ, और 2-3 रूम्स में गए। उन्होंने उसी दिन सुबह क्लास में बच्चों को एक फिजिक्स का एक्सरसाइज दिया था। अलग अलग बच्चे अलग अलग रूम्स में एक्सरसाइज कर रहे थे। मैंने हर स्टूडेंट से पूछा, उन्हें लंच से पहले वो एक्सरसाइज सबमिट करना था। मैंने अलग अलग स्टूडेंट से पूछा कि भाई ये क्या है और क्यों कर रहे हो। तो पहले कुछ स्टूडेंट से जब मैंने पूछा कि एक्सरसाइज ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा फिजिक्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, सर ने कहा है लंच से पहले जमा करनी है। फिर दूसरे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि हाँ जी फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, सर ने मुझे कहा है ताकि मुझे ज़्यादा नंबर मिल सके, मुझे क्लास टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स आ सके, इसलिए मैं कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर मैं फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ताकि मैं अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर एंटर कर सकूं। तो आप अगर ये देखिए, ये 3 अलग अलग नजरिए थे। सेम बच्चा सेम एक्सरसाइज कर रहा है, पर नजरिए अलग अलग हैं। कोई मार्क्स के लिए कर रहा है, कोई सिर्फ सबमिशन के लिए कर रहा है, और वहीं एक तीसरा बच्चा जो कह रहा है कि जी फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ और इतना एंजॉय कर रहा हूँ कि ये मेरे को अपने ड्रीम कॉलेज में एंटर कर सके। यही माइंडसेट की डिफरेंस है। टॉपर जब पढ़ता है तो वो कभी एंड गोल की तरफ नहीं देखता। वो टॉपर ये नहीं देखता कि मुझे किस में सिलेक्शन होगा, क्या सिलेक्शन होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स में फ़र्क ये आ जाता है, हम तैयारी शुरू नहीं करते उससे पहले एंड रिजल्ट की सोचने लग जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक जब लॉन्च हो रही थी, तो एक रांची के एक मॉल के अंदर वो इंटरव्यू दे रहे थे। तो एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा सर आपका स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है। तो उन्होंने कहा मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट मेरी जान थी, क्रिकेट मेरा दिल था, क्रिकेट के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, पर हर मोमेंट जब मैं क्रिकेट खेलता था मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं स्कूल की टीम में भी सेलेक्ट होऊंगा। ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट तो या इंडिया तो छोड़िए, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं कभी स्कूल की टीम में भी सेलेक्ट होऊंगा। पर मैं हर एक गेंद पे, हर एक बॉल पे, हर एक मोमेंट पे अपनी जान लगाने की मंशा से खेलता था। तो उनका मैसेज भी यही था कि, और यही भगवत गीता भी कहती है, इसके बारे में मैं आगे जब हम भगवत गीता और वेदास एंड उपनिषद की बात करेंगे तो भगवत गीता भी यही कहता है, कर्म करे जा फल की चिंता मत कर। तो ये बहुत बड़ा माइंडसेट है। टॉपर मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहा, रिजल्ट के लिए नहीं पढ़ रहा, वो तो अपने आप आउटकम है, वो तो एंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहा है। टॉपर 10 घंटे पढ़ने के बाद भी ही फील्स फुलफिल्ड एट द एंड ऑफ द डे। और जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो 4 घंटे भी पढ़ता है, वो तो बर्नआउट फील करता है। टॉपर जो है इज वर्किंग ऑन द रूट्स, whereas एवरेज स्टूडेंट इज ओनली फोकस्ड ऑन द फ्रूट्स। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि टॉपर्स को एक एवरेज स्टूडेंट के माइंडसेट वाइज अलग करते हैं। इनफैक्ट जो मेरी किताब है, जिस किताब की मैं बात कर रहा हूँ,
ये टॉपर स्टडी हैक का जो बुक है, ये बुक सिर्फ और सिर्फ टॉपर किस तरीके से, चाहे बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस की कर रहे हो, मेडिकल एंट्रेंस की कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कर रहे हो, सीएस की कर रहे हो, एमबीए की कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप इस बुक के अंदर हजारों वो नजरिए हैं, हजारों वो बातें हैं जो कि एक टॉपर को एक एवरेज स्टूडेंट से अलग बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो विनर माइंडसेट होती है। मैंने कहा ना, इफ यू हैव ए विनर माइंडसेट, एवरीथिंग लुक्स इजी एंड इंटरेस्टिंग। या सर, जैसे कि आपने कहा ना कि आपने MS धोनी सर का एग्जाम्पल दिया था, तो सेम मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं CS करती थी तो लोग मुझसे पूछते थे कि लगता है इसको तो रैंक आएगी एंड ऑल, बट डीप इनसाइड मैं ये भी सोचती थी कि यार मैं पास होंगी भी कि नहीं, क्योंकि मैं पढ़ तो रही हूँ बट मैंने कभी रिजल्ट के बारे में सोचा ही नहीं। एंड मैं पास तो हुई, मेरे को ऑल इंडिया रैंक भी आ गई थी। तो यही होता है, लाइक हम कभी सोचते ही नहीं कि हमको रैंक चाहिए या ऐसा कुछ। वी ओनली फोकस ऑन प्रेजेंट लर्निंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। सो सर, लाइक आपने इतनी सारी बुक्स लिखी है टॉपर्स के ऊपर, तो कुछ आप हिडन सीक्रेट्स बता सकते हो जो टॉपर्स के होते हैं? और ऐसा कहा जाता है कि टॉपर्स का IQ बहुत हाई होता है, इज इट ट्रू? देखिए, मेरा मैंने जैसे कि कहा कि बहुत सारे टॉपर्स को बहुत बारीकी से उनकी पढ़ाई, उनकी एग्जाम की तैयारी के हर एक पहलू को बहुत बारीकी से स्टडी किया है, और मैं तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ। हो सकता है कुछ चुनिंदे टॉपर्स होते होंगे लाखों में से कुछ 10, 20, 40, 50 बच्चे होते होंगे जिनका IQ डिफरेंट होता होगा, बट मेजॉरिटी में अगर आप देखें तो IQ लेवल का फर्क नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्कोर लेस, not because of lack of knowledge, hard work, IQ or intelligence. Most of the students score less, not because of lack of knowledge, hard work or intelligence, but because of lack of direction, guidance and plan approach. आपको मैं एक और बड़ा किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। मैं एक जेई के टॉपर के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा, उसकी जेई में ऑल इंडिया रैंक 31 थी 2020 के अंदर। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपका IQ लेवल बहुत हाई है और लोगों से आप अलग हो? उसने कहा, सर जब 2 साल पहले मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी तो मैं उन्हीं सवालों पे अटकता था, हर उसी सवाल पे अटकता था जिस पे सारी क्लास अटकती थी। लगातार मेहनत करता चला गया, धीरे धीरे मैं और बच्चों से आगे चलता चला गया, और मैंने मेहनत की और आगे चलता चला गया, और मेहनत की और आगे चलता चला गया, और एक स्टेज पे मैं और बाकी बच्चों से इतना आगे हो चुका था कि अगर मैं सवाल सही करता था तो ऐसा लगता था कि मेरा IQ डिफरेंट है या मेरा IQ ज़्यादा है। उसका कहना यह था कि हर एक बच्चा अगर पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी, पूरे जोश, जज्बे और जुनून के साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे तो वो आसानी से किसी भी एग्जाम्स को क्लियर कर सकता है। इसके अलावा एक और स्टडी हुई थी 2010 में, ये दिल्ली के अंदर स्टडी हुई, जिसमें कि दिल्ली के ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स हैं दिल्ली के, उनका IQ लेवल मेजर किया गया, और फिर दिल्ली की the IQ level of the general population of Delhi was measured. You would be surprised that the difference between the IQ level of the brightest students of Delhi and the general population of Delhi was not much in terms of IQ. The difference was not much in terms of IQ. The difference was somewhere else. And what is that somewhere else? That somewhere else is mindset. That somewhere else is habits. होता क्या, जब कोई भी बच्चा टॉप करता है, एक टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक आइसबर्ग जो होता है, हमें सिर्फ उसकी टिप दिखाई देती है, ऊपरी का स्तर दिखाई देता है, विच इज नॉट इवन 5% ऑफ द आइसबर्ग। अगर आप देखें, विच इज नॉट इवन 5% ऑफ द आइसबर्ग। हमें दिखाई देता वो कितनी मेहनत कर रहा है, हमें दिखाई देता किस कोचिंग में जा रहा है, हमें दिखाई देता कौन सी किताबें पढ़ रहा है, किस स्कूल में जा रहा है। हमें ये नहीं दिखाई देता कि उसने लगातार जो है किस तरीके से अपनी हैबिट्स को बिल्डअप किया है, रोज सुबह उठना, रोज सुबह पूरी डिसिप्लिन के साथ पढ़ना। हमें ये नहीं दिखाई देता कि हरदम उसने अपने माइंडसेट को किस तरीके से डेवलप किया है। हमें ये नहीं दिखाई देता कि उसने अपने पढ़ने के तरीकों को किस हिसाब से चेंज किया। तो ये जो 3 पिलर्स हैं जिस पे कोई भी टॉपर पैदा होता है, कोई भी टॉपर खड़ा होता है, यही सब मैंने अपनी किताबों में दिया। इनफैक्ट अगर कुछ स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक अलग किताब लिखी है जिसमें मैंने बहुत सारे यूपीएससी के टॉपर्स को इंटरव्यू किया। उस किताब का नाम है द सीक्रेट कोड ऑफ यूपीएससी टॉपर्स, हाउ दे क्रैक इंडियाज डिफिकल्ट एग्जामिनेशन। आप मानिए नहीं जी, फर्क मेहनत का है ही नहीं, ना ही सिर्फ एग्जाम में, लाइफ में भी मेहनत मुद्दा है ही नहीं। उसको हम मुद्दा बना लेते हैं, हमें लगता है और कुछ नहीं तो और मेहनत करो। फर्क सारा गेम जो है इन दोनों तीनों चीज़ों पे आके ही रुकता है। तो मेरा तो बड़ा स्ट्रांगली ये मानना है, कुछ केसेस में हो सकता है, मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा, हो सकता है
फॉर एग्जांपल अगर हम इंजीनियरिंग एंड जेई की बात करते हैं तो शुरू के जो 5-10 टॉपर होते होंगे वो हो सकता है गॉड गिफ्टेड हो सकता है उनका IQ लेवल हाई होता हो, बट जो बाकी हज़ारों स्टूडेंट उस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं वो आपके और हमारे जैसे ही होते हैं। बस वो पूरी मेहनत, ईमानदारी, शिद्दत, जोश और जज्बे के साथ लगे रहते हैं और अपने मुकाम को अल्टीमेटली हासिल कर लेते हैं। ट्रू एक्चुअल में वही आपने कहा मेहनत, तो यस आई टोटली अग्री, सब बच्चे मेहनत तो करते ही है। और क्या होता है ना, मेहनत करते हैं बट फिर भी लगातार फेल होता है, तो उससे कैसे डील करें? लाइक आपकी एक नई बुक आई है वेदास एंड उपनिषद फॉर चिल्ड्रन, तो वो बुक से कुछ गाइड हो सकती है? क्योंकि हमारे जो CA फील्ड है उसमें इतने अटेम्प्ट्स लगते हैं बच्चों को, जबकि वो लोग सब कुछ कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, बट कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे वो गलत हो रहे होंगे। देखिए, जो बुक्स हैं, ये जो स्क्रिप्चर्स, मैंने जो जैसा आपसे कहा कि मैंने बहुत सारे बुक्स लिखे जो कि टॉपर्स को इंटरव्यू करने के बाद ही लिखे, जिसमें टॉपर स्टडी हैक है, द सीक्रेट कोड ऑफ UPSC टॉपर्स है। उसके बाद मैंने देखा कि जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टूडेंट तैयारी करता है, वो आता है माइंड मैनेजमेंट। मुझे तो लगता है preparing for any competitive examination is not an academic challenge. It is an emotional challenge. It is not an academic battle. It is an emotional battle. आप अपने आप को उस सारी तैयारी में किस तरीके से, उस सारे बहाव में, उस सारे साल में किस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, कैसे आप बिहेव करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे, वो स्ट्रेस, एंशियस, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जब आप पॉजिटिवली मोटिवेटेड हैं, एंथुसियास्टिक, एक्साइटेड हैं, तो आप कठिन से कठिन क्वेश्चन को फोड़ देते हैं एग्जाम में भी लेने, और अगर आप डिमोटिवेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो आसान से आसान क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं। कई बार देखिए, चुटकी से हमसे कठिन सवाल हो जाता है, कई बार आसान से आसान सवाल में भी हम अटक जाते हैं। तो सारा गेम ये माइंडसेट का है। और अगर हम इसे अपने स्क्रिप्चर्स, जो एंशिएंट वैदिक स्क्रिप्चर्स है, उनसे अगर कंपेयर करें, तो अगर आप ये देखें, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता में अर्जुन, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट आर्चर है, वो स्ट्रगल कर रहा है, वो बैटलफील्ड पे खड़ा है, लाइफ एंड डेथ की बात हो रही है, एंड ही इज स्ट्रगलिंग, he is into that emotional, he is not able to balance himself emotionally, and he is struggling and he is not ready to fight. इसी तरीके से अगर आप देखें, अर्जुन जो है सिनोनिमस है किसी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के लिए, और महाभारत जो है वो सिनोनिमस है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे अर्जुन को महाभारत को फोड़ना है, उसी तरीके से हर एक बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए फोड़ना है। तो एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड भगवत गीता जो है, जो ये किताब है, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। ये किताब जो है भगवत गीता द स्टोरी वे, कहानियों के जरिए से मैंने बताया है कि किस तरीके से जो चैलेंज एक स्टूडेंट के पास हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, वही सब चैलेंज अर्जुन के सामने थे महाभारत की लड़ाई को लड़ने के लिए। वही चैलेंज था, जब वो लड़ रहा था उसका मन नहीं कर रहा था, इमोशनली बैलेंस था, फियर था, एंशियस था, इन स्पाइट ऑफ बीइंग बेस्ट आर्चर। तो ये सारा गेम माइंड मैनेजमेंट का, कि आप अपने माइंड को किस तरीके से मैनेज करते हैं। और दूसरी चीज एक और भी है जो हम सीख सकते हैं इन स्क्रिप्चर से, जो कि भगवत गीता, वेदास और पुराणास सब कहते हैं कि किसी भी चीज को जानना, नॉलेज इज वन थिंग एंड एक्शन इज अदर। नॉलेज इज वन थिंग एंड एक्शन इज अदर। नॉलेज विदाउट एक्शन एंड एक्शन विदाउट नॉलेज इज ऑफ नो यूज। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर इससे हम समझें तो अर्जुन चाहे कितना ही बड़ा या कितना ही बढ़िया आर्चर हो, अगर वो लड़ाई नहीं लड़ रहा, एक्शन नहीं कर रहा, जो उसका कर्म है वो नहीं कर रहा, तो सब बेकार है। इसी तरीके से अगर हम एक स्टूडेंट को देखें, अगर हम सब लोगों को पता है कि मोबाइल हमारे लिए अच्छा नहीं है, सोशल मीडिया, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया इज नॉट गुड फॉर अस, इट ब्रिंग्स अस डाउन, watching too many YouTube videos and Insta reel does not do anything good. In fact, it comparing us with others who are not relevant to us is of no use to us. But in spite of knowing this, we are still end up spending 2, 3, 4 hours every day on mobile and YouTube videos. तो उस नॉलेज का क्या फायदा है? क्या फायदा है? हम सबको पता है कि जंक फूड अगर खराब है, और इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट अगर हम जंक फूड को कंज्यूम किए जा रहे हैं, तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है जब तक हम एक्शन नहीं ले रहे। यही हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स कहते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा, मैंने जब इस किताब को, जब भगवत गीता को मैंने देखा, तो इसी नज़रिए से देखा कि एक स्टूडेंट के सामने जो बैटल महाभारत रूपी जो बैटल है, उसको अगर उसे भेदना है, उसको अगर फोड़ना है, तो क्या क्या दिमाग में उसके इश्यूज आते हैं। कॉम्पिटेंसी होना एक एस्पेक्ट है। अरे आपने बहुत पढ़ लिया, बहुत कॉम्पिटेंट है, एग्जाम से पहले दिन ही अगर आप नर्वस हैं, एग्जाम से पहले दिन ही अगर आप डिप्रेशन में चले जाएं, एग्जाम से पहले दिन ही अगर आपका माइंड ये कह दे
कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, आई एम नॉट गुड एनफ, आई कैन नॉट क्लियर दिस एग्जाम, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो ये ही चीजें जो माइंड की जो बैटल है उसको किस तरीके से जीतना है, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। ट्रू ट्रू। और सर जैसे कि आपने कहा नॉलेज और एक्शन मस्ट गो हैंड इन हैंड, तो ये तो मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है बट वो एक्शन ही नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ सम फियर। कुछ होगा, सोसाइटी का फियर होगा, फेलियर का फियर होगा। तो एक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और एक और बात आपने कही कि हम बच्चों को पता होता है कि मोबाइल हमारे लिए गलत है, जंक फूड खाना हमारे लिए गलत है, बट देन टू क्यों कोई बच्चे होते हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं, लाइक डिसरिस्पेक्ट हो गया, डिसओबे हो गया, फ़ोन का एडिक्शन हो गया, ऐसा क्यों जब पता होता है तब भी? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक अर्जेंट होती है, एक इम्पॉर्टेंट होती है। एक अर्जेंट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है। तो कई बार हम कहते हैं ना लाइफ बहुत बोरिंग है, लाइफ बहुत टफ है, तो हम अपने जो गलत काम कर रहे होते हैं ना, मोबाइल का एडिक्शन या जंक फूड खाना या सारे दिन बिंज वॉचिंग करना या काउच पे लेटे रहना और चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स करते रहना, अपने आप को कहीं ना कहीं हम गलत काम कर रहे हैं, हमें पता है, उसको जस्टिफाई करने के लिए लाइफ इज वेरी बोरिंग, लाइफ इज वेरी टफ एंड वी इंडल्ज इन ऑल दीज एक्टिविटीज। यंग में मजे नहीं करेंगे तो कब करेंगे इस तरीके से ये सब हम जस्टिफाई करते हैं। बट बेसिकली मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं, इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो मेंटरशिप के लिए आते हैं, गाइडेंस के लिए आते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं। और पेरेंट्स यही कहते हैं, सबसे बड़ी समस्या पेरेंट्स की यही है कि हमारा बच्चे फोकस नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, लेजी हैं, जंक फूड खाते हैं, आंसर बैक करते हैं, रूम के अंदर रहते हैं, बाहर खेलने नहीं जाते, फिजिकली फिट नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर बारीकी से देखें, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं, ये सब सिम्टम्स हैं, ये सब सिम्टम्स हैं। दीज आर नॉट द प्रॉब्लम्स। बेसिक इशू ये कि हम इन सिम्टम्स को ट्रीट करने लग जाते हैं। हम अगर रूट कॉज में जाएं, इफ वी थिंक डीप डाउन एंड इफ वी गेट इनटू द रूट कॉज, दैट व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, देन द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू वुड फाइंड इज हैविंग नो गोल्स। कोई गोल ही नहीं है बच्चे के, माइंडसेट ही नहीं है, हैबिट्स ही नहीं है। अल्टीमेटली जिस बच्चे के कोई गोल्स ही नहीं है, जिस बच्चे की कोई टारगेट ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं वापस इन चीज़ों पे आके आएगा। तो मैं तो घूम फिर के सारी कहानी जो आती है वो तीन ही एस्पेक्ट पे आती है। मैं तो बार बार ये कहता हूँ बच्चों को, पढ़ाई भी एक खेल है, पढ़ाई भी एक खेल है। जिस तरीके से हर खेल के नियम होते हैं, पढ़ाई के खेल के भी नियम है। अगर पढ़ाई के खेल को हम उसके नियमों का पालन करते हुए खेलें तो पढ़ाई भी खेल जितनी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो सकती है। स्टडी इज ऑल्सो ए गेम। तो हमें उन बेसिक चीज़ों को फॉलो करना है। और तीन एस्पेक्ट हैं, हालांकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही चैलेंजिंग जर्नी है। और ये मेरी जितनी भी सारी बुक्स हैं जिनके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो भगवद गीता हो या चाहे ये जो नया बुक आया है वेदास एंड उपनिषद जो आया है, वेदास एंड उपनिषद, इनके अंदर इतनी डीप थिंकिंग इन्वॉल्व है। और ये सारी की सारी बुक्स एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से लिखी गई हैं। इनके अंदर मैंने कहानियों के जरिए से, ताकि बहुत ज़्यादा ज्ञान या बहुत ज़्यादा हम नॉलेज न दें, कहानियों के जरिए से बच्चे को हर वो बात बताने की कोशिश की है जिसकी सहायता से वो एग्जाम्स ही नहीं लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है, जिसकी सहायता से वो ये जान सके कि आखिर ऐसा क्या है जो टॉपर एफर्टलेसली किसी भी एग्जाम को टॉप कर पा रहा है। कुछ तो ऐसा है जो टॉपर्स को पता है, और वो कुछ क्या है ये सब मैंने अपनी ही किताबों के अंदर स्टूडेंट्स के सामने लाने की कोशिश की। अमेजिंग सर। मुझे याद है मैं भगवद गीता, जब मैं मेरे CS के फर्स्ट स्टेज पर थी तब मैंने भगवद गीता रीड की थी, तो वो कुछ 1000 पेजेस का रॉ बुक था। तभी मुझे अगर आपकी ये समरी वाली बुक मिली होती तो मेरा टाइम भी बहुत सारा बच पाता और काफ़ी नॉलेज भी मुझे तभी मिल जाती। बट उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं था ऐसी भी कोई बुक्स मार्केट में होती है जो टॉपर्स के ऊपर, स्ट्रैटेजीज के ऊपर बनाई जाती है। देखिए, स्ट्रैटेजी तो जो है, जो एग्जाम स्ट्रैटेजी कहते हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप इसको ले लीजिए, चलिए इसको हम एक आसान तरीके से समझते हैं। अगर सपोज हम विराट कोहली को भी ले लेते हैं, who is let us assume the best batsman, best technically strong batsman in the entire world. हर गेम से पहले जब वो पिच पे उतरता है, अगर उसका माइंडसेट सही नहीं है, अगर वो बैलेंस्ड या विनर माइंडसेट के सही नहीं जा रहा, तो घबराहट में किसी भी तरीके से आउट हो सकता है। दूसरी चीज, टीम किस पोजीशन पे है, अपोनेंट टीम क्या है, उसके हिसाब से उसकी स्ट्रैटेजी होनी जरूरी है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट even if accomplished or best players in the world like Virat Kohli, if they approach even a single match without a winner mindset and without a proper strategy, they would not be able to score or they would not be able to achieve what they actually want to achieve. तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम स्ट्रैटेजी तो इतनी इंपॉर्टेंट है, मेरे पास
हर साल जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बच्चे आते हैं, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर अटेम्प्ट करने की भी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। अगर आप पेपर में स्टक हो जाएं तो क्या करना है, आपको अपना माइंड को कैसे बैलेंस करना है, अगर आप एंजाइटी अटैक हो जाता है एग्जाम में तो आपको क्या चीज़ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। मैं बार बार यही कहता हूँ, मेहनत करना एक एस्पेक्ट है तैयारी का, बट क्या वो आपकी जो मेहनत है या क्या वो आपकी जो इनपुट है वो आउटपुट पे कन्वर्ट हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। बिकॉज इन एग्जाम व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नॉट इनपुट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट व्हाट आउटपुट यू आर एबल टू प्रोड्यूस इन द एग्जामिनेशन हॉल। और अगर आपकी इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो पाई तो वो मेहनत बेकार है। और बहुत बार ये इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट, poor exam strategy, poor study techniques, not having a winner mindset or remaining stressed, anxious and depressed, इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन आ जाती है। तो सर स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं तो आप कोई ऐसी स्ट्रेटजीज बता सकते हैं जो एफिशिएंसी बढ़ा दे बच्चों की? बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हैं इस तरीके से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी स्टडी टेक्निक्स हैं जो बच्चों की एफिशिएंसी बढ़ा सकती है। जैसे मैंने आपसे ये कहा, शुरू में भी कहा कि पढ़ाई भी एक खेल है। Study is also like a game, and like every game, the game of study has also got some rules. If you play the game of study following its rules, it can be as interesting, as exciting as any other sport. खेलने में जितना मजा आता है, अगर पढ़ाई में उतना मजा आ जाए तो बात ही क्या है। बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातें हमें सुनने में लगती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं प्लान कीजिए। वो कहते हैं प्लानिंग नहीं करना चाहते, वो कहते हैं प्लानिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कहते हैं कि वी वांट टू गो विद द फ्लो, प्लानिंग डजंट हेल्प, वो कहते हैं प्लानिंग ब्रिंग्स अस डाउन, प्लानिंग से हमें स्ट्रेस होता है। तो प्लानिंग बेकार है, प्लानिंग से कोई फायदा नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ पलट के कि भैया आप कहते हो प्लानिंग बेकार है, बट अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना है तो आप प्लान बनाएंगे नहीं बनाएंगे? तो बड़ी रिलक्टेंटली हाँ करते हैं। वो मैं उनसे जब पूछता हूँ और डिटेल में तो सिर्फ प्लान ही नहीं बनाएंगे, 10 दिन पहले प्लान बनाएंगे, कौन सी मूवी, कौन सा शो, कौन सा थिएटर, इंटरमिशन में क्या खाना है, किसको कहाँ से पिकअप करना है, किसको कहाँ ड्रॉप करना है, क्या कपड़े पहनने हैं, डिटेल लेवल ऑफ प्लानिंग for a small event like going for a movie, and absolutely no plan when it comes to success preparing for CA entrance examination or CS entrance examinations. No plan. We know that planning is important, but we do not plan because we are afraid of failure. We do not plan because we think what others will say. We do not plan because we don't want to feel accountable. हम अपने आप को जवाब नहीं दे पाएंगे शाम को। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग करने के भी कई तरीके होते हैं। प्लानिंग को फेजेस में करना चाहिए। प्लान को कैसे बनाना है ताकि ऐसी प्लान बनाएं जो आपकी काम करे। इसी तरीके से बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे आते हैं, वो कहते हैं सर हमारे बच्चे की कंसंट्रेशन लेवल वीक है, आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट। इसकी कंसंट्रेशन वीक है। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो दवाइयाँ मेडिसिन पे लेते हैं, बट मुद्दा जब उनसे हम डीप में बात करते हैं तो मुद्दा कंसंट्रेशन का नहीं होता। वही बच्चा जो कहता है कि जी मैथ्स में मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता, वही बच्चा जब IPL का मैच देख रहा होता है तो कंसंट्रेशन लेवल उसका बहुत हाई होता है, इतना हाई कि मम्मी किचन से चिल्लाती है तो आवाज भी नहीं सुनाई देती। तो मुद्दा कंसंट्रेशन का नहीं है। इफ माय कंसंट्रेशन पावर वाज पुअर, आई शुड नॉट हैव बीन एबल टू कंसंट्रेट इवन इन अ क्रिकेट मैच। सो द प्रॉब्लम इज नॉट इन कंसंट्रेशन। हमारा उस चीज में कंसंट्रेशन हो जाता है जो हमें अच्छी लगती है, जो इंटरेस्ट लगती है, और जो टफ और डिफिकल्ट लगती है उसमें कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। सो द इशू इज नॉट ऑफ कंसंट्रेशन, द इशू इज इंटरेस्ट। अब हम पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट डेवलप करें, उसके लिए अलग तरीके की टेक्निक्स हैं, अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कंपनी सेक्रेटरीशिप की भी आप तैयारी करते होंगे तो 2 तरीके से सब्जेक्ट्स को हम कैटेगराइज करते हैं। कुछ रीड सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ डू सब्जेक्ट्स होते हैं। रीड सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे आप बायोलॉजी को कह सकते हैं। डू सब्जेक्ट्स होते हैं जो मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी वगैरह जिसमें हाथ करने का होता है। दोनों की अलग अलग तरीके की टेक्निक्स होती हैं। रिविजन की अपनी अलग टेक्निक्स होती हैं, पेपर को अटेम्प्ट करने की अपनी टेक्निक्स होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मतलब घंटे क्या दिन कम पड़ जाएंगे अगर मैं आपसे एग्जाम स्ट्रैटेजी और स्टडी टेक्निक्स की, जो टॉपर्स जिन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, जैसे कंपनी सेक्रेटरी टाइप्स का एग्जाम है या CA का एंट्रेंस का एग्जाम है, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। खासतौर से बहुत जब कुछ चीज़ें हमें याद करने वाली होती है, किस तरीके से आपको रिवीजन करना है ताकि आपका कंटेंट शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सके। ये सारी की सारी बातें मैंने इस किताब में लिखी हैं जो मैं आपको ये किताब दिखाना चाह रहा हूँ, जो टॉपर स्टडी हैक है, जो कि 100 से ज़्यादा टॉपर्स की सक्सेस स्टोरी पे आधारित है। और स्टडी टेक्निक्स की हम और बहुत सारी भी बातें कर सकते हैं। ओके, करेक्ट, यस सर। तो आपने लाइक कहा अर्जुन को मेंशन किया था आपके अभी एक आंसर पे। सो आई वाज सेइंग कि यू हैव मेंशन अर्जुन इन वन ऑफ योर आंसर्स। तो मैं जानना चाहती हूँ कि हम अर्जुन से क्या क्या सीख सकते हैं एज ए स्टूडेंट। अर्जुन से क्या क्या सीख सकते हैं? अर्जुन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अर्जुन से हम सीख सकते हैं द पावर ऑफ फोकस।
अर्जुन से सीख सकते हैं द पावर ऑफ फोकस. Focus means that when everybody else was seeing the trees, the leaves, the roots, the birds, Arjuna was the only one who was seeing the eye of the bird. अर्जुन से हम सीख सकते हैं the power of clarity. When one day, when Dronacharya was bathing and suddenly a crocodile attacked him, while everybody else was thinking what to do and what not to do, within a moment, Arjuna took out his bow and arrow and killed the crocodile. Clarity means lesser thoughts in mind, and lesser thoughts in mind means call to action. The power of clarity अर्जुन से सीख सकते हैं. अर्जुन से हम सीख सकते हैं the power of commitment. Power of commitment, and there is a very thin difference between commitment and insanity. कई बार तो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ पागल होना ही पड़ता है, कुछ पागल होना ही पड़ता है. तो कहीं ना कहीं अर्जुन में भी पागलपन, पागल कोई बुरा वर्ड नहीं. हम समझते हैं पागल मीन्स किसी ने शराब पी ली और वो रोड्स पे बदतमीजी कर रहा है. पागल वो है जिसको अपने गोल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा. वो अपने धुन में, वो कहते हैं ना, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी. उसको कुछ नहीं दिख रहा मीरा को, उसे कुछ लेना देना नहीं है. तो पागल का मतलब ये है, वो कमिटमेंट की फॉर्म में रिफ्लेक्ट करता है. एंड देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन कमिटमेंट एंड इंसैनिटी. सो व्हेन अर्जुना सेड दैट ही विल किल जयद्रथ बिफोर टुमारो सनसेट, कल शाम से पहले जयद्रथ को मार दूंगा क्योंकि उसने अभिमन्यु को मारा है. To everybody else, it looked like insanity because they had the entire army defending Jayadratha and nobody thought that he would be able to kill him. And Arjuna ने कहा था, if I am not able to do it, I will walk on fire. I will sacrifice myself on a burning fire. This shows commitment. इस तरीके से committed student को रहना है. And जब आप किसी भी चीज के लिए committed हो जाते हैं, the entire universe conspires and comes along with you. अर्जुन से हम सीख सकते हैं the power of mentorship. The power of mentorship. Arjun was incomplete. Arjun was incomplete without Lord Krishna. Arjun was incomplete without Lord Krishna. Krishna does not complement Arjun, it completes Arjun. Without Lord Krishna, Arjun is nothing. From the story of Arjuna, we also learn that the best archer in the world, which is Arjuna, who was taught by the best teacher in the world, which was Dronacharya, he still required a mentor in the form of God. सर आपको लाइक स्पिरिचुअली भी बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है एंड भगवत गीता क्या है ना, बहुत एक बड़ी बुक है, तो काफ़ी सारे बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता कि पूरी बुक पढ़े. तो क्या आप कुछ ऐसे उसमें से लाइफ लेसन बताना चाहते हो हमारे ऑडियंस को क्रक्स में, कि क्या ऐसी लाइफ लेसन है जो हम भगवत गीता से सीख सकते हैं? नेहा, अगर इसको देखें, ये जो दोनों ही बुक्स हैं मेरे, जिन बुक्स की हम बात कर रहे हैं, भगवत गीता और वेदास एंड उपनिषद, इन दोनों ही किताबों को मैंने बहुत ही सरल, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से लिखा है. इसके अंदर बहुत सारी कहानियां हैं. हर कहानियों के बाद मैंने स्टूडेंट टेक अवेज, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज दैट वी कैन लर्न एंड व्हाट इज दैट वी शुड डू फ्रॉम ए स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव. मतलब मैं ये कहना चाहूँगा, ये किताबें इस तरीके से लिखी गई है कि सिर्फ और सिर्फ मैंने भगवत गीता और वेदास और उपनिषद को एक स्टूडेंट का चश्मा पहन के, स्टूडेंट के लेंस के थ्रू देखा है. और जहाँ तक आपकी बात लेसन्स की रही, भगवत गीता और वेदास एंड उपनिषद के लेसन्स टाइमलेस है और बहुत सारे लेसन्स हैं. बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर इन दोनों ही किताबों से अगर हम एक चीज़ सीख सकें और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो वो लेसन भी गेम चेंजर हो सकता है. और वो लेसन ये है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो. आप अपना वी शुड ऑल डू आवर ड्यूटी विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट. जैसे परफेक्ट योगी की भी बात होती है कि परफेक्ट योगी क्या है, तो भगवत गीता और वेदास और उपनिषद कहते हैं कि जो भी बंदा, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे पेरेंट हो, अगर अपना काम 100% ईमानदारी और जोश से कर रहा है तो वही परफेक्ट योगी है. एज ए स्टूडेंट हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोगों का धर्म है, हमारा कर्म भूमि यही है कि हम पूरी मेहनत और शिद्दत और ईमानदारी से अपने एग्जाम्स की तैयारी करें. तो अगर हम वो कर रहे हैं तो सही सेंस में हम भगवत गीता को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हम सही योगी हैं. और मजे की बात इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी बात होती है, जब हम किसी भी काम को उसके रिजल्ट की चिंता किए हुए बिना करते हैं, जब हम किसी भी काम को उसके रिजल्ट की चिंता किए हुए करते हैं, तो जो प्रोसेस होती है काम करने की, वो स्ट्रेस फ्री और एंजॉयफुल हो जाती है. जो प्रोसेस होती है, जो एफर्ट लगाने की जो प्रोसेस है, वो स्ट्रेसफुली और एंजॉयफुल हो जाती है. तो जब आप जर्नी को भी एंजॉय करें, और अगर आपकी जर्नी एंजॉयबल है, तो रिजल्ट्स भी आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं. तो इट इज़ ए विन विन सिचुएशन. मैं उदाहरण के तौर पे सिर्फ आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगा. मैं एक सेमिनार ले रहा था एक स्कूल के अंदर, तकरीबन 2-3 हज़ार स्टूडेंट्स रहे हुए. एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर मेरे 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ता है, बड़ी टेंशन रहती है, इट इज़ कॉजिंग मी स्ट्रेस, आई एम नॉट एबल टू लीड ए नॉर्मल लाइफ. I said I can understand,
But what is that? What is that which is giving you tension? Is it 8 hours of study कि आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ रहा है? उसने कहा हाँ सर। मैंने कहा ऐसा नहीं हुआ, आपको पढ़ाई की वजह से टेंशन नहीं हो रही। बोला सर, स्टूडेंट बोला सर पढ़ाई की वजह से ही टेंशन हो रही है। मैंने कहा 2 चीज़ें मैं आपको देता हूँ, 8 घंटे पढ़ना पड़ रहा है इस वजह से टेंशन हो रही है, या बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें रिजल्ट क्या होगा उसकी वजह से टेंशन हो रही है। ही सेड कि सर बोर्ड के एग्जाम्स में रिजल्ट क्या आएगा उसकी वजह से टेंशन होगी। मैंने कहा और इसको मैं दूसरा आसान बनाता हूँ, अगर यही बोर्ड के एग्जाम्स की जगह अगर आपका एक स्कूल का टेस्ट होता छोटा सा और उसके मार्क्स नहीं काउंट होने होते तो क्या आपको उसकी टेंशन होती? बोला सर बिल्कुल भी टेंशन होती है। तो विच अफेक्टिवली मीन्स कि टेंशन जो होती है, जो स्ट्रेस होता है हमें जर्नी के अंदर, वो तभी होता है जब हम रिजल्ट की चिंता करते हैं, व्हेन वी आर वरीड टू मच अबाउट द रिजल्ट। That is an ultimate and that is a timeless lesson which we can learn from Bhagavad Gita, Vedas and Upanishads. And I would simply request and recommend that forget about anything else. If we are able to implement this one simple lesson from Bhagavad Gita and Upanishads, which I've discussed extensively in both my book, which is Vedas and Upanishads, and Bhagavad Gita, the story way, जिसमें कहानियों के जरिए से मैंने आपको बताया कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, तो आप हर वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं जो आप अपनी लाइफ में, एग्जाम्स में और लाइफ में करना चाहते हैं। यही एक लेसन मैं, यही एक गिव अवे में देना चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच अविनाश सर, इट हैज़ बिन अ वंडरफुल सेशन। हमारा हमेशा सेशन स्टडी ओरिएंटेड होता है, बट आज का सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, स्पिरिचुअली वाइज भी और प्रैक्टिकली वाइज भी। एंड इट्स एन ऑनर कि आप हमारे चैनल पर आए और इतनी सारी नॉलेज दिए। थैंक यू सो मच सर। जो भी आपके बुक्स है टॉपर्स को लेके, उसकी डिस्क्रिप्शन पे मैं ज़रूर लिंक डाल दूँगी, तो जिन भी बच्चों को वो बुक रीड करनी है तो वो लिंक पर जाके परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सर। Thank you. It was my pleasure. Thank you, Neha, and thanks a lot to your entire audience.